दो कारें ए और बी 90 किलोमीटर पर आवर और 120 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक बिंदु से चलना शुरू करती हैं और क्रमशः पूर्व और उत्तर दिशा में चलती हैं। 2 घंटे बाद उनके बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होगी? तो मैं मान लेता हूं यहां ए पॉइंट है। ए जो है ये तो कहां पर जा रही है? पूर्व में, इस तरफ जाएगी ए। तो ए इस तरफ जा रही है और इसकी चाल कितनी है? 90 किलोमीटर पर आवर है। 90 किलोमीटर पर आवर। और जो बी है, बी कार है, वो जा रही है कहां पर? उत्तर। तो उत्तर यहां पर ऊपर होता है ऐसे। तो बी इस तरफ जा रही है। ठीक है। और इसकी चाल कितनी है? इसकी चाल है 120 किलोमीटर पर आवर। तो हम पता कर लेते हैं कि ए के द्वारा दूरी कितनी तय की गई है। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। तो चाल कितनी है? 90। और कितना घंटा चली है? 2 घंटा। तो 2 से गुणा कर दो तो कितना आया है? 180 किलोमीटर। तो उसने 2 घंटे में 180 किलोमीटर दूरी तय कर ली। ऐसे ही निकालें क्या बी की दूरी? तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। तो चाल कितनी है इसकी? 120। और कितने घंटे चली ये भी? 2 घंटे। तो 12 दूनी 24। तो 240 किलोमीटर, ये भी 240 किलोमीटर चली। ठीक है। हमें क्या निकालनी है? मैं चेंज कर लेता हूं कलर। ये दूरी निकालनी है हमें। ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास? समकोण, मतलब ये 90 डिग्री का हो गया है। तो यहां पर कौन सी पाइथागोरस परिमेय लग जाएगी? ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। ठीक है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण हमें ज्ञात करना है। मैं इसको मान लेता हूं एक्स। तो एक्स का स्क्वायर बराबर आधार कितना है? तो ये है 180 किलोमीटर। तो 180 का क्या कर देंगे? स्क्वायर प्लस लंब कितना है? वो है 240 किलोमीटर। तो 240 का हम क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो x बराबर कितना हो जाएगा? तो 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324। और 2 जीरो वो लग जाएंगी। प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। और 2 जीरो वो लग जाएंगी। अब इनको ऐड कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 2 जीरो तो वो लग गई। 5 दूनी ये गए 6 4 10, 7 और 2 9 1 10, हासिल का गए 1 5 3 8 1 9। तो देखिए हमें ये स्क्वायर हटाना, तो इस तरफ इनका क्या लेंगे? इसे 9 स्क्वायर का वर्गमूल निकालेंगे। तो ये किसका वर्ग हो जाए? इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा? मतलब 9 किसका वर्ग है? 3 का। और इसका एक एक जीरो ले लो क्योंकि ये जोड़े हो रहे हैं ना ऐसे। देखिए 9 का तो हो गया 3, मतलब 3 का वर्ग है ये 9, तो 3 आ गया है। अब देखिए इसका जोड़ा बना लो, इसका 100 का हो जाएगा, तो एक एक जीरो ले लो यहां से। ये हो गया। तो x का मान हो गया कितना? 300। तो ये दूरी जो आ गई है, ये दूरी ये आ गई है 300 किलोमीटर की, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। उस घनाकार टैंक का आयतन मीटर क्यूब में कितना होगा जिसकी भुजाएं 14, 26 और 5 मीटर दी गई है? तो आयतन क्या होता है घनाकार का? वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। तो हमारे पास ये दे रखा है, इनको गुणा कर लेंगे तो 14 इंटू 26 इंटू 5। ठीक है। अब सभी संख्याओं का पहला डिजिट ले लो, इसका भी 4 ले लो पहला डिजिट, और इसका 6 ले लो तो 6, और इसका पहला डिजिट ले लो 5। अब 5 को 6 से गुणा करो 30, तो लास्ट का डिजिट ले लो 6, जीरो। अब जीरो को 4 से गुणा करो क्या आएगा? जीरो। मतलब इन संख्या गुणा करने पर लास्ट में जो जो संख्या आएगी उसका लास्ट का डिजिट जीरो आएगा। ऑप्शन में देखिए जीरो कहां पर है? लास्ट में। ये हो गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया आंसर। तो आपको पूरा गुणा नहीं करना, ऐसे ऑप्शन में देखना होता है। ओके। नमन और उम्र किसी निश्चित कार्य को क्रमशः 11 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया और 2 दिन बाद उमर ने कार्य छोड़ दिया। नमन शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो एक तो नमन है, ये लीजिए नमन नमन कर रहा है कितने दिन में? 11 दिन में। एक उमर है तो उमर हो गया है, ये कर रहा है 15 दिन में। अब क्या करें? 11 और 15 का एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5, 6 और 1, 165 हो गया है। मतलब टोटल कार्य आ गया 165। अब 11 का भाग देंगे 165 में तो कितनी बार गया है? 15 बार। और 15 का भाग देंगे 165 में तो कितनी बार गया है? 11 बार। मतलब जो नमन है ये एक दिन में 15 कार्य करता है और उमर एक दिन में 11 काम करता है। टोटल कार्य 165 है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया और 2 दिन बाद, मतलब 2 दिन साथ कार्य किया है। तो 2 दिन साथ कार्य किया है
और एक दिन में वो दोनों मिलकर कितना कार्य करते हैं, तो 15 तो नमन करता है और 11 उमर करता है, तो 15 और 11 कितना हो गया है, 26। तो एक दिन में 26 कार्य करते हैं, तो 2 दिन में कितना करेंगे, तो 26 से गुना कर दूं, तो 26 दूनी 52, मतलब 2 दिन में 52 कार्य हो गए हैं। टोटल कार्य कितना था, 165। तो 52 घटा दीजिए, शेष काम कितना बचा है, तो ये 3 हो गया है और ये 1 और 1, 113 काम रहा है। अब क्या बोला कि 2 दिन बाद उमर ने कार्य छोड़ दिया है, इसने कार्य छोड़ दिया उमर ने, तो शेष कार्य कौन करेगा, नमन। और नमन एक दिन में कितना कार्य करता है, 15। तो अगर मैं 113 में 15 का भाग दे दूंगा तो इतने दिन में वो क्या कार्य करेगा, नमन इस कार्य को करेगा, शेष कार्य को, ठीक है। तो 113/15 दिन में करेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया है, कोई धनराशि एक निश्चित चक्रवर्ती ब्याज दर से 10 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, जहां ब्याज की वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, कितने वर्षों में यह धनराशि स्वयं की 9 गुनी हो जाएगी। तो प्रारंभ में जो हम मान लेते हैं कि जो मूलधन था वो 1 रुपया था। अब देखिए ये 1 रुपया जो हुआ वो कितना हो गया है, 10 वर्ष में तिगुना हो गया, तो 1 को 3 से गुना कर 3 हो गया है, और ये कितना समय लगा यहाँ पर, 10 वर्ष लगा है, ठीक है। अब फिर देखिए ये अगले 10 वर्षों में कितनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी यहां से, तो 3 को 3 से गुना कर दो 9, ठीक है। तो अगले 10 वर्षों में ये हो जाएगी 9 गुना, और तो 10 वर्ष यहां पर लग गई। तो टोटल ये यहां तक पहुंचने में 9 गुना पहुंचने में कितना समय लगा, तो 10 तो ये लगा, 10 ये लगा, तो कितना समय लगा, 20 वर्ष लगा, ठीक है। जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा हो गया है आंसर। से अपनी आय का 70% खर्च करता है, यदि वह रुपए 42,000 की बचत करता है तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। देखिए जो आय जो होती है ये प्रारंभ में क्या होती है, 100% होती है, तो 100% होती है। इस 100% में उसने खर्च कितना कर दिया है, तो इसने खर्च कर दिया आपका 70% खर्च कर दिया है, तो पीछे कितना बचा, तो 100 में 70 निकाल दो, तो बचत कितनी हो गई है उसकी, 30% हो गई है। ये बात समझ में आ गई होगी। और देखिए मैं 30% का मान रखा कितना, 42,000, तो 42,000 हमें क्या निकालना है, उसकी आय, आय कितनी थी 100%, तो 100% का मान निकाल लेंगे, तो 100% बराबर हो जाएगा 42,000, जिसका मान दे रखा उसको रखेंगे नीचे, तो 30% का मान दिया था, तो 30% जिसका निकालना होता उसको ऊपर गुणा कर देंगे, तो 100%, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया है, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गए, और 3 का भाग इसमें जा रहा है एक एक बार और 4 बार, मतलब 14,000 बार जा रहा है, और 14,000 को हम गुणा कर लेंगे 10 से, तो कितना हो जाएगा, 1,40,000 हो जाएगा। तो इतनी उसकी क्या थी, आय थी, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा आंसर। 5 की घात 3 गुणा 9 की घात 2 गुणा 12 और 5 की घात 2 गुणा 12 की घात 2 गुणा 13 और 9 की घात 3 गुणा 12 की घात 2 गुणा 13 की घात 2 का लघुत्तम समापवर्ती अर्थात एलसीएम निकालना है। तो पहली संख्या तो हमारे पास है क्या, 5 की घात 3। देखिए इनको अभाज्य संख्या में बांटना है, तो 5 तो पहले अभाज्य संख्या के रूप में है, गुणा 9 को मैं क्या लिख सकता हूं, 9 को मैं लिख सकता हूं 3 की घात 2 लिख सकता हूं ना। फिर देख इस 9 के ऊपर भी घात है, तो इसको बाहर लिख देंगे 2, ठीक है, इनटू इस 12 को मैं क्या लिख सकता हूं, 12 को लिख सकता हूं क्या, 2 की घात 2 गुणा 3, ऐसे लिख सकता हूं। देखिए 2 की घात 2 का मतलब होता है 4, और 4 को 3 से गुणा करें तो कितना हो गया है, 12। अब दूसरी संख्या में दे रखी है क्या, वो दे रखी है हमें 5 की घात 2, तो ये तो देखिए पहले अभाज्य संख्या के रूप में है, तो इसको 5 की घात 2 के रूप में लिख दूं, ठीक है। अब 12 को क्या लिख दूं, 12 को मैं लिख दूं 2 की घात 2 गुणा 3 लिख दूं, ठीक है, ऐसे लिख दूं। फिर इसके ऊपर भी क्या है, बार है आपके घात 2, फिर गुणा 13 पहले से अभाज्य संख्या के रूप में, तो 13। अब तीसरी संख्या क्या है, तो तीसरी संख्या देखिए, तो ये 9 को मैं क्या लिख सकता हूं, इस 9 को लिख सकता हूं 3 की घात 2, फिर देखिए उसके ऊपर भी घात है 3, तो 3 गुणा 12 को मैं क्या लिख दूं, 12 को लिख दूं 2 की घात 2 गुणा 3, और देखिए इस 12 पर पावर 2 है, तो ये कोष्टक लगा करके 2 पावर लिख दिया है, इनटू जो 13 वो अभाज्य संख्या के रूप में है, तो 13 की घात 2। अब इनको सरल कर लेते हैं, तो देखिए 5 की घात 3 एक बार ही है यहां पर, तो 5 की घात 3 इंटू, अब देखिए ये क्या हो जाती है आपकी घात गुणा हो जाती है, तो 3 की घात कितनी हो जाएगी, तो 2 को 2 से गुणा कर दो, 4 हो गई है, और एक घात हो गई है, तो 4 एक हो गई जगह की 5 हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसको मैं 5 कर देता हूं, ये लीजिए 5 गुणा
अब ये 2 की घात 2 है तो 2 की घात 2 लिख दिया, ऐसे इसको करना होता है। चलिए अब इसको हल कर ले, तो यहां पर 5 की घात 2 ही है इसमें, तो 5 की घात 2 गुणा, अब 2 को हल कर लो, तो देखिए ये पावर 2 एक तो यहां पर है, ये इसे 2 से गुणा हो जाएगा क्योंकि पावर गुणा हो जाती है, तो 2 की घात क्या हो जाएगी, ये 2 जो है इस 2 से गुणा हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है, गुणा। अब देखिए यहां पर 3 है पर लेकिन इसके ऊपर भी घात है, तो 3 की घात 2 और गुणा 13 है तो 13। अब इसको हल कर लें, चलिए तो हल कर लीजिए। तो यहां पर देखिए 5 तो है नहीं, तो एक बार 3, ये जो 3 3 है इसके ऊपर घात होती है, 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो 6 तो यहां पर घात होगी इसकी, और 3 की घात 2 ये रही, तो कितनी हो गई है 6 और 2 8, तो 3 की घात 8 बन जाएगी गुणा। अब 2 की घात ले लें, तो देखिए 2 यहां पर है, इसके ऊपर घात 2 है और ये इससे गुणा हो जाएगा, तो 2 की घात कितनी हो जाएगी, 2 2 दूनी 4 गुणा, ये हो गई 13 की घात 2 हो गई है, ठीक है। अब इनको लिख लेंगे हम एलसीएम के रूप में, एलसीएम के रूप में उसको लेंगे जिसकी घात सबसे अधिक है, तो सबसे पहले हल कर लो 2 को, 2 की घात सबसे ज्यादा कहां पर है, देखिए यहाँ पर 2 की घात 2 है, यहाँ पर 2 की घात 4 है और यहाँ पर भी 2 की घात 4 है, तो सर्वाधिक 2 की घात 4, तो वो ही लिखना है, सर्वाधिक घात लिखनी है, 2 का काम हो गया। अब 3 की तरफ चलो, गुणा लिख दो, देखिए 3 की घात यहाँ पर 5 है और यहां पर 2 है 3 की घात, और यहां पर 8 है, तो किसको लिख दूं 3 की घात 8, क्योंकि सर्वाधिक 3 की घात 8 है, तो 3 की घात 8 इंटू, अब 5 को लेंगे, देखिए यहां पर 5 की घात 3 है, यहां पर 5 की घात 2 है और इसमें है नहीं, तो सर्वाधिक घात का कौन सी है 5 की घात 3, तो 5 की घात 3 लिख देंगे इंटू, अब कौन बचा 13 बचा, तो 13 सर्वाधिक बार कहां पर आ रहा है, देखिए यहां पर 13 की घात 1 है, यहां पर 13 की घात 2 है, तो सर्वाधिक कहां पर है घात 13 की घात 2, वो तो वो ले लेंगे 13 की घात 2, ये होगा एलसीएम। देखिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो 2 की घात 4, देखिए यहां पर है इसमें तो नहीं है, तो ये तो कट जाएंगे, फिर 3 की घात 8, तो ये रहा 3 की घात 8, फिर 5 की घात 3, तो 5 की घात 3 और 13 की घात 2, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा आंसर। रिंकू ने रुपए 250 प्रति खिलौने की दर से 42 खिलौने और रुपए 400 प्रति खिलौने की दर से 28 खिलौने खरीदे, प्रति खिलौने की औसत कीमत कितनी है, तो 42 खिलौने हैं और एक खिलौने का मूल्य क्या है 250, मतलब सबका जो मूल्य है वो 250 है खिलौनों का, इसको बोलते हैं औसत, औसत का मतलब होता है सबको बराबर करना। अब आपके पास 28 खिलौने हैं, उनका कितना है सबका मूल्य वो गया है 400 रुपए हो गया है, हमें इन सब का मूल्य बराबर करना है, अगर सबका मूल्य बराबर कर देंगे तो वो औसत आ जाएगा, तो ये 250 है, ठीक है, इसको भी मैं 250 कर लूं, तो ये 250 से कितना अधिक है 400, यह 150 अधिक है, कितना 150 अधिक है, तो एक जो खिलौना है उसका मूल्य 150 अधिक है, यहां पर कितने खिलौने हैं 28, तो 28 का टोटल कितना हो जाएगा अधिक, ये इतना हो गया है। अब ये जो मूल्य आया है इसको बराबर रूप में बांटेंगे कितने खिलौने में, ये टोटल खिलौने कितने हो गए हैं 42 और 28, इनको जोड़ लो तो 0 और 4 और 2 6 1 7, 70 खिलौने हो गए, तो 70 खिलौने में बराबर रूप से बांट देंगे, बांट दो तो एक खिलौने के पास कितना आएगा वो आ जाएगा हमारे पास, तो 1 0 से 1 0, 7 चौक 28, 4 बार और 15 चौक 60, मतलब एक खिलौने को कितना देना और पड़ेगा 60 हमने सबको कितना कितना कर दिया था 250 तो इस 250 में 60 और जोड़ दीजिए तो कितना हो गया है 310, अब सबका मूल्य जो हो गया वो 310 हो गया, मतलब हमने सबको बराबर कर दिया है, और औसत का मतलब होता है सबको बराबर कर देना, वही क्या होता है औसत होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा आंसर। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 40% की छूट देने के बाद इसे रुपए 65,871 में बेचा जाता है, इसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए प्रारंभ में अंकित मूल्य जो होता है जिसको बोलते हैं एमआरपी, वो क्या होता है अपने आप में 100 होता है, ठीक है। अब इस 100 में 40 की छूट दे दी गई, तो छूट कितने की दी है, छूट दे दी है 40 की, तो इसको बेचा कितने में होगा, तो इसका मतलब एसपी मतलब इसका विक्रय मूल्य कितना हो गया, तो 100 में 40 घटा दीजिए तो कितना हो गया 60% हो गया है, ठीक है, ये भी परसेंट में मान लीजिए, तो हमें 60% का मान दे रखा है कितना 65,871, तो 60% का मान दिया है 65,871 दिया है, हमें किसका मान निकालना है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना है 100%, तो 100% का मान निकाल लो,
तो 100% बराबर हो जाएगा 65,871 बटे जिसका मान दे रखा है उसको रखो नीचे, तो 60% का मान दिया था उसको रख दिया नीचे, और जिसका मान निकालना होता है उसको ऊपर गुणा कर देते हैं, तो 100%। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया है। ठीक है, 2 के पाड़ी से 3 बार और 2 के पाड़ी से कितनी बार चला गया है, 5 बार। 3 का भाग इसमें जा रहा है ना, एक सॉरी 2 बार, 1 बार, फिर बच गया हमारे पास क्या, 2 8 9 बार, फिर 1 7, ये चला गया है 5 बार, और फिर चला गया है 7 बार। ठीक है, अब देखिए हमारे पास है 21,957 को गुणा करना है 5 से, तो आपको पूरा गुणा नहीं करना है, क्या करना है, इस संख्या का पहला डिजिट और इस संख्या का पहला डिजिट लीजिए और गुणा करिए, तो 7 पंजे 35, मतलब लास्ट में 5 आएगा संख्या के। तो देखिए ऑप्शन में 5 कहां पर है लास्ट में, तो ये आ जाएगा 10,009, ये आ गया 1,09,785, गुणा करने पर वो मान आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। तो आपको पूरा गुणा नहीं करना होता है ऑप्शन को। एक संख्या को जब भाजक से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 22 बचता है। जब मूल संख्या के दो गुने को समान भाजक से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 8 बचता है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प भाजक का अधिकतम मान होगा। तो मैं मान लेता हूं कि x से भाग दिया जाता है और मान लीजिए p में भाग दिया जाता है। जब p में भाग दिया जाता है तो शेषफल 22 बचता है, तो शेषफल 22 बचता है। ठीक है, अब देखिए ये बोल रहा है, जब ये बोल रहा है क्या कि मूल संख्या के दो गुने को जब समान भाजक से, मतलब इसको p को दो गुना करा तो 2p करेगा, तो शेषफल 22 और बच जाएगा। तो अब शेषफल कितना हो गया है, 44। इसका मतलब क्या है कि इस 44 में अगर मैं ये 8 गठा दूंगा, ये शेषफल 8, तो वो मेरे पास वो क्या आ जाएगा, भाजक आ जाएगा। ठीक है, तो 8 गठा दीजिए, तो कितना आ गया है, ये 6 और ये 3, 36 है। तो भाजक का अधिकतम मान हो जाएगा 36, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वस्तु x और y के क्रय मूल्यों का अनुपात 2:3 है। एक व्यक्ति को वस्तु x बेचने पर 37% का लाभ अर्जित होता है और वस्तु y बेचने पर 13% की हानि होती है। संपूर्ण लेन देन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो एक तो x वस्तु है तो x, और दूसरी है y, ये लिख दिया x और y। एक्स पर उसको क्या हो रहा है, तो उसको हो रहा है लाभ, कितने का, 37% का, तो 37 यहां पर लिख दो। लाभ हो रहा है तो प्लस का साइन लगा देंगे। ठीक है, अब जो वाई वस्तु है उस पर क्या हो रहा है, हानि हो रही है, कितने की, 13 की, तो 13 की हानि हो रही है, तो हानि हो रही है तो माइनस का साइन लगाएंगे। ठीक है, और इनका अनुपात कितना है, एक्स और वाई के क्रय मूल्य का अनुपात वो है 2:3, उसको यहां पर नीचे लिख देंगे, एक्स के नीचे तो उसका एक्स का लिख देंगे और वाई के नीचे उसका लिख देंगे, तो 2:3। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को हम करेंगे ऑप्शन के जरिए। इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आए ऑप्शन के जरिए करना है। मान लेते हैं कि पहला ऑप्शन मान लीजिए उसको 7% का लाभ हुआ है, तो उसको 7% को रखिए यहां पर बीच में, और लाभ हो रहा है तो प्लस का साइन लगाएंगे। ठीक है, अब सुनिए, अब यहां पर क्या करेंगे, देखिए ये क्या है, माइनस का, और ये क्या है, प्लस का। तो जब विपरीत चिन्ह होते हैं तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो इस तरफ कर लेंगे। ठीक है, तो 13 और 7 कितना हो गया है, 20 हो गया है, तो यह गया है 20। अब देखिए इस तरफ 37 और 7 है, तो जब समान साइन होते हैं तो माइनस करते हैं, तो 37 में से 7 घटाओ तो कितना है, 30। आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखिए 20 और 30 को काटने पर अगर 2:3 आ जाएगा तो हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो देखिए कट रहा है, 0 से 0 कट गया है, तो आ गया 2:3। इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, मतलब इनको हल करने पर अगर निचले वाला अनुपात आ जाएगा वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो यही ऑप्शन हो गया है, पहला ही ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया है आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। तो उसको 7% का क्या हुआ है, ए बी और सी एक व्यवसाय में निवेश करते हैं। ए 6 महीने के लिए 24,000 का निवेश करता है, बी 8 महीने के लिए 30,000 का निवेश करता है और सी पूरे वर्ष के लिए 18,000 का निवेश करता है। एक वर्ष बाद व्यवसाय का कुल लाभ जो है वो 1,50,000 है, तो बी को कितना लाभ प्राप्त होगा।
देखिए जब इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले हमें ए बी सी जो है उनके निवेश का अनुपात निकालेंगे, ठीक है। तो ए है, बी और सी है। ए ने कितने रुपए लगाए, तो ए ने लगाए हैं 24,000 रुपए, तो 24,000। ये 24,000 रुपए कितने महीने के लगाए हैं, 6 महीने के लिए, तो उसको गुणा कर देंगे 6 से, महीने से गुणा कर देंगे, ठीक है। ये हो गया ए का काम। अब बी है, बी का काम करते हैं। तो बी ने कितने रुपए लगाए, 30,000 रुपए, तो ये लगा दिए 30,000 रुपए। और कितने महीने के लिए लगाए हैं, 8 महीने के लिए, तो इसको 8 से गुणा कर देंगे। ये हो गया बी का काम। अब सी का देख लेते हैं। सी ने लगाए हैं 18,000 रुपए, तो 18,000। और कितने महीने के लिए लगाए हैं, 1 साल के लिए लगाए हैं। तो 1 साल में महीने कितने होते हैं, 12, तो इसको 12 से हम गुणा कर देंगे। अब इसको हल कर लेंगे, देखिए हम। तो देखिए सब में 3 जीरो से 3 जीरो कट रहा है ना, ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गया है, ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए अब हल कर लेते हैं हम। तो समझिए, देखिए 12 में 4 का भाग जा रहा है 3 बार, और 8 में जा रहा है 2 बार, और इसमें जा रहा है कितनी बार, 24 में 6 बार जा रहा है, ठीक है। अब देखिए कट रहा है क्या। अब सुनिए, 6 में जो जा रहा है ये 3 का भाग 2 बार, और 3 इसमें गया है आपका 10 बार, और यहां पर कितनी बार गया है, ये गया है 6 बार, ठीक है। अब गुणा कर लेंगे। तो यहां पर तो 6 दूनी 12 आ गया है, अनुपात। यहां पर कितना हो गया, 10 दूनी 20, अनुपात। यह गया 6 तीन 18, तो 18। अब देखिए और हल हो रहा है ना, दो के पाड़ी से हल हो रहा है। तो ये तो 6 बार, अनुपात ये 10 बार, अनुपात ये 9 बार, ये अनुपात है हमारे पास। और लाभ टोटल कितने का हो रहा है, ये हो रहा है 1,50,000 का लाभ हो रहा है, ठीक है। अब इस अनुपात को जोड़िए, अनुपात कितना हो गया, तो 10 और 9 19, 19 और 6 25। तो इसमें 25 का भाग देंगे, मतलब इस राशि को 25 भागों में बांटा गया है। तो 25 का भाग देंगे तो गया है 6 बार, 6,000 बार आ गया है। मतलब एक भाग का मान 6,000 आ गया। हमें किसका पूछा है, बी का। तो बी को कितना भाग दिया गया, 10 भाग। तो इसको क्या कर देंगे, इस एक भाग से गुणा कर देंगे, मतलब एक भाग का मान कितना है, 6,000। तो इसको 6,000 से गुणा कर देंगे, कितना हो गया है, 60,000 हो गया है। जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया हमारे पास, ए हमारा आंसर हो गया है। 78 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली 510 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सुरंग को 57 सेकंड में पार करती है। सुरंग की लंबाई मीटर में हमें बतानी है। तो चाल बराबर होता है हमारे पास, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय होता है, ठीक है। चाल कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 78 किलोमीटर पर आवर। देखिए ये किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, और हमें आंसर लाना है मीटर में। तो इस किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो उसको 5/18 से गुणा करते हैं। तो इसको 5/18 से गुणा कर देंगे, ठीक है। और बराबर दूरी, जो रेलगाड़ी है किसको पार करेगी, रेलगाड़ी जो है खुद की लंबाई को पार करेगी और सुरंग की लंबाई को पार करेगी, वो दूरी हो जाएगी यहाँ पर। तो रेलगाड़ी की लंबाई तो दे रखी है 510, लेकिन सुरंग की लंबाई नहीं दे रखी, उसको x मान लेंगे। तो x और बटे समय कितना हो गया हमारे पास, 57, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसको हम क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। चलिए तो हल करिए। तो देखिए 18 में जा रहा है 3 का भाग 6 बार, और यहां पर 78 में जा रहा है 3 का भाग 2 बार और 6 बार, ठीक है। अब सुनिए, अब यहां पर 2 का भाग जा रहा है 6 में 3 बार, और इसमें जा रहा है 13 बार, और 3 का भाग 57 में जा रहा है 1 बार और 9 बार, 19 बार, ठीक है। अब चलिए, अब ये 19 से इस तरफ गुणा होगा, ठीक है। तो 19 को 5 से गुणा करेंगे तो 95, तो 13 × 95, और बराबर हो जाएगा 510 और प्लस x। देखिए 95 को 13 से गुणा कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1235, ठीक है। अब ये जो 510 है इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 510 और बराबर क्या हो गया है, x हो गया है। तो 510 निकाल देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो ये 5 2 और 7, तो 725 मीटर आ गई है। x किसको माना था, सुरंग की लंबाई, तो आ गई है 725 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो गया है